तो बच्चों वेलकम टू विक्रमाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1 एज पर द न्यू टेक्स्ट बुक फॉर एकेडमिक ईयर 2023 एंड 2024। तो जो बच्चे आज न्यू ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ये सेशन को और जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था उनको मैं कुछ अपडेट्स देना चाहता हूं। तो जैसे कि हमें पता है कि फॉर न्यू एकेडमिक ईयर दैट इज 2023 और 2024 के लिए जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक में क्या क्या चेंजेस किया गया है उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये लेक्चर के बाद आप जाके देख सकते हैं। एंड फर्स्ट लेक्चर का भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि टेक्स्ट बुक जो है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.1 में आपको बोल रहा हूँ वो एज पर द न्यू टेक्स्ट बुक। अगर आपके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है, यस आप ओल्ड टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक से सिर्फ एक्सरसाइज या चैप्टर्स को निकाले गए हैं, कुछ नया चीज एडिशन नहीं किया गया है। तो आप ओल्ड टेक्स्ट बुक भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप ओल्ड टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अगर आप देखेंगे वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर है, जो हमें नहीं करना है क्योंकि न्यू जो टेक्स्ट बुक है उसमें से निकाल दिया गया है। यस, अब आपको डायरेक्टली 1.2 पे आना है जो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चंस है। तो जो यहाँ पर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपको ओल्ड टेक्स्ट बुक में 1.2 में वो एक्सरसाइज में दिखेगा ये सारे क्वेश्चंस। ओके, और न्यू टेक्स्ट बुक है तो उसमें 1.1। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। डोंट गेट कंफ्यूज कि 1.1 जो है हम यहाँ पर बोल रहे हैं और ओल्ड टेक्स्ट बुक में तो कुछ और ही है। तो ओल्ड टेक्स्ट बुक का 1.1 अब रिमूव कर दिया गया है, अब डायरेक्टली 1.2 से आपको स्टार्ट करना है। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में 1.1 के स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स के कैसे फाइंड आउट करना है, दूसरा एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करना है। और हमने ये भी देखा कि जब हम दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं तो जो एलसीएम आया और जो एचसीएफ आया उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बट ये 3 नंबर्स में नहीं होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 डिस्कस करने वाले हैं। इस 5 जो क्वेश्चन है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमें नया सीखना है, इसलिए मैंने ये सेशन को अलग ही रखा था, ये क्वेश्चन 5, 6 और 7 को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने के पहले हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप सभी को रिक्वेस्ट किया था कि जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो उस टाइम पे आप अपना नोटबुक और टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा, ताकि जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जैसे वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो ये वीडियो को पॉज करके आप वो क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि बहुत से टाइम क्या होता है हम लेक्चर्स को सिर्फ सुनते ही जाते हैं, हमें लगता है हमें सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो वहां पर अटक जाते हैं। तो हमेशा ये हैबिट बनाइए कि लेक्चर को सिर्फ सुनना नहीं है। मैथमेटिक्स में तो पहला तो आप सुन के आपको समझ में तो सब आ जाता है, लेकिन जब आप लिखने जाओगे तो वहां अटक जाओगे। तो बेटर हमेशा ये हैबिट बनाइए, पहले आप चीजों को समझिए, उसके बाद जैसे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है उसको पॉज करिए वीडियो को और आप अपने नोटबुक में वो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका प्रैक्टिस भी ऑन द स्पॉट हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या है, तो इसका स्टेटमेंट ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स prime and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur। yes, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं पहले। तो स्टेटमेंट क्या है, every composite number can be expressed as the product of its prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये थ्योरम के बारे में आपको डिटेल जो है आपको पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के। ओके, तो अब देखो ये थ्योरम का मतलब क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो सारे कंपोजिट नंबर, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल 15। अब देखो 15 का प्राइम फैक्टर क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते तो 3 into 5 आएगा। यस, तो इसमें 2 ही प्राइम फैक्टर है, 3 और 5। तो अब इसको 3 into 5 लिखो या 5 into 3 लिखो, कोई भी ऑर्डर में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 15 का जो प्राइम फैक्टर है ना वो यूनिक है। यस, अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें एज अ प्राइम फैक्टर 3⁻1 5⁻1 आता हो, सिर्फ ये 15 का ही है। ऐसा कोई भी आप नंबर ढूंढ लीजिए तो उसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका प्राइम फैक्टर 3 into 5 हो।
3 इंटू 5 वो 15 का ही होगा, जिसमें पावर देखो 3 और 5 दोनों का ही पावर क्या है 1 है। तो दिस इज यूनिक फॉर 15। यस, अब अगर मैं बात करूं 45 की, तो 45 इज 3 स्क्वायर इंटू 5। देखो इधर भी 3 और 5 आ रहा है, लेकिन यहां पर 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू 1 है। तो अब देखो इसका भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये भी यूनिक है। तो 45 के लिए ये है। अब आप कोई भी नंबर ढूंढ डालीजिए, उसमें आपको कहीं पर भी 3 स्क्वायर इंटू 5 सिर्फ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 45 के लिए ही यूनिक है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये? तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दैट एवरी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। अब इसमें 3 और 5 है और पावर 1 है, तो वही रहने वाला है, इसमें और कोई प्राइम फैक्टर ऐड नहीं होगा, और यही सिर्फ इसके लिए यूनिक है। दूसरे नंबर के लिए जो होगा वो अलग ही होगा, सेम एज इट इज नहीं होगा। अब 45 में भी 3 और 5 है, लेकिन यहां 3 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है। इज इट क्लियर? अब अगर हम बात करें सपोज 21, तो इट इज 3 इंटू 7। यस, तो 3 इंटू 7 जो है वो इसका पावर जो है 1 है। सो दिस इज यूनिक फॉर 21। देयर इज नो अनदर नंबर जिसमें प्राइम फैक्टर एज अ 3 रेज टू 1 इंटू 7 रेज टू 1 आएगा। इट इज ओनली पॉसिबल इन 21। अब अगर मैं बात करूं 42, तो इट इज 2 इंटू 3 इंटू 7। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो दिस इज नथिंग बट यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, यूनिक है। इज इट क्लियर? तो कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, जैसे यहां पर कोई 7 3 इंटू 2 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा 2 3 और 7, और पावर क्या है 1 है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ में आया? होप इट इज क्लियर। इफ स्टिल अभी भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि अभी तक मैंने आपको जहां तक समझना चाहिए वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगेन मैं एक बार रिवाइज कर ले रहा हूं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक फॉर दैट नंबर। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो यूनिक है फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर, अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर इन विच इट इज रिटन। कोई 3 इंटू 5 लिखेगा, कोई 5 इंटू 3 लिखेगा, दोनों का मतलब तो सेम ही होता, लेकिन वहां पर ना तो पावर चेंज होगा, ना तो कोई और हम प्राइम फैक्टर उसमें ऐड नहीं कर सकते, और ऐसा कोई भी और कंपोजिट नंबर नहीं होगा जिसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 3 इंटू 5 आया है। यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो गया, दिस इज नोन एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यस, अब देखो मैं कुछ और एग्जांपल्स लूंगा यहाँ पर, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ना उसमें आपको हेल्प होगा। अब अगर मैं बात करूं 10, तो देखो 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 5। यस, अब अगर मैं 20 की बात करूं तो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 5, इसे हम बोल सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5। यस, अब अगर मैं 30 की बात करूं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। यस, एंड अगर मैं 40 की बात करूं तो 2 क्यूब इंटू 5, ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? इन द सेम वे से अगर मैं 50 की बात करूं तो 50 में क्या आ जाएगा 2 इंटू 5, ये हो गया 5 स्क्वायर 5, तो इसे हम बोल सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, देखो ये सारे नंबर जो है वो क्या हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है। तो सेम वे से आप 100 2000 10,000 जो भी है, जो नंबर 0 से एंड होते हैं, तो अगर आप देखो ये सारे जो प्राइम फैक्टर्स है, इसको अगर आप ऑब्जर्व करें, जो भी नंबर्स 0 से एंड होता है ना, उसमें हमेशा प्राइम फैक्टर जो है वो 2 आपको दिखेगा। 2 एक ना एक बार तो दिखेगा ही, वो 10 बार हो 50 बार हो कितनी बार भी हो, लेकिन एक ना एक बार आपको दिखेगा। दूसरा और एक प्राइम फैक्टर हमेशा आपको दिखेगा, क्या 5। यस, यस और नो? अब 5 वो कितनी बार हो, लेकिन 1 टाइम तो होगा ही मिनिमम। यस, तो 2 और 5 जो भी नंबर 0 से एंड होता है, वो नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा 2 और 5 दोनों ही आएगा। सिर्फ 2 आने से वो 0 से एंड नहीं होगा, या सिर्फ 5 आने से वो 0 से एंड नहीं होगा, 2 और 5 दोनों ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 और 5 दोनों ही आना चाहिए, तो ही वो नंबर 0 से एंड होगा। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो जो भी नंबर 0 से एंड होता है, तो ऑब्वियसली उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको हमेशा 2 और 5 तो दिखेगा ही दिखेगा। यस और नो? या हम ये भी बोल सकते हैं कि वो नंबर हमेशा 2 और 5 से डिवाइड होगा।
यस और नो, जो नंबर 0 से एंड होता है वो हमेशा 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। समझ में आ रहा? ओके, तो यही कॉन्सेप्ट के ऊपर जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बेस्ड है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है? फिफ्थ क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 रेज टू n, हमें क्या बोला है? चेक वेदर 6 रेज टू n फॉर एनी नेचुरल नंबर n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर हो सकता है। सो हमें ये बताना है गिवन चेक वेदर 6 रेज टू n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या ये 6 रेज टू n जो है, अब n का हम कोई भी नेचुरल नंबर ले तो क्या ये नंबर 0 से एंड हो सकता है कि नहीं? ओके, तो यहां पर जो हमने अभी चीजें डिस्कस किया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दूसरा हमने ये देखा कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आता है? 2 और 5 आएगा ही आएगा, एटलीस्ट 1 टाइम आएगा। यस, वो 2 शायद 10 टाइम्स हो और 5 जो है 1 टाइम हो सकता है। 2 1000 टाइम्स हो, 5 जो है वो 10,000 टाइम्स हो, लेकिन 2 और 5 तो मिनिमम 1 टाइम्स तो रहेंगे ही। इज इट क्लियर? तो अब वही कॉन्सेप्ट पे हमें ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो 6 रेज टू n, पहले देखो रेज टू n बोला है। अब रेज टू n, अब जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया, जैसे कि 15, तो 15 इज 3 इंटू 5। यस, अब अगर मैं बात करूं 15 स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो 15 स्क्वायर का मतलब होता है 15 इंटू 15, मतलब वही नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 15 इंटू 15 लेंगे तो अब 15 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 5, इसका भी 3 इंटू 5। तो अगर मैं 15 स्क्वायर लूंगा तो वहां पर क्या मल्टीप्लाई होते रहेगा? 3 और 5, तो यहां 3 2 बार आ जाएगा, 5 2 बार आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। यस और नो? अब अगर मैं 5 रेज टू 3 लिखूंगा, सॉरी 15 रेज टू 3 लिखूंगा, तो 15 अब कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार ना। तो ऑब्वियस है इसमें भी 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। यस और नो? इसका मतलब अब 3 का पावर 3 हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा। अब 15 रेज टू 4 ले लूं मैं, तो 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 4 बार हो जाएगा। लेकिन अब आप ये ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब पहला तो 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 और 5 है, उसमें 3 इंटू 5 है। यस, तो 15 को आप कितनी बार भी उसका पावर ले लो। देखो पावर लेने का मतलब क्या हुआ? अगर पावर 2 है तो मतलब 15 2 बार मल्टीप्लाई, पावर 10 है तो 15 ही 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर? तो जब 15 ही 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, या 15 ही 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, या 15 ही 205 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा, तो ऑब्वियस है 15 ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 15 के अंदर जो प्राइम फैक्टर है वही मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना? तो 3 और 5 है तो 3 और 5 ही मल्टीप्लाई होते जाएगा, चाहे कितना भी आप पावर ले लो ऊपर। समझ में आ रहा है? उसमें कोई और प्राइम फैक्टर ऐड होगा क्या? नहीं होगा। मुझे बताइए यहां पर और कोई प्राइम फैक्टर ऐड होगा? जैसे 3 और 5 के अलावा क्या यहाँ पर 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि पावर आप बढ़ाते जा रहे हो तो वो 15 का पावर बढ़ा रहे हो, तो 15 के अंदर जो फैक्टर्स है उसको आप बढ़ाते जा रहे हो, हाँ या ना? इज इट क्लियर? तो इसका मतलब इसका जो भी पावर बढ़ाते जाओ उसके अंदर जो प्राइम फैक्टर है ना, सिर्फ वही बढ़ते जाएंगे, उतनी नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ते जाएंगे, उसमें कोई एडिशनल प्राइम फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टर जो होता है वो यूनिक होता है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब 6 रेज टू n जो है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? 2 इंटू 3 रेज टू n। यस और नो? 2 इंटू 3 इज 6 रेज टू n। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो 6 है उसका प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 और 3 है जो यूनिक है, हाँ या ना? जैसे यहां 15 का लिया 3 इंटू 5, अब 15 का पावर आप कुछ भी ले लो तो ये हो जाएगा 3 रेज टू n। जैसे हमने यहां पर 2 लिया तो 3 और 5 जो है 2 बार आया, 3 है तो 3 टाइम्स है, 5 भी 3 टाइम्स आया। इज इट क्लियर? इन द सेम वे यहां पर ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, 2 और 3 क्या है? 6 का प्राइम फैक्टर है, तो 2 इंटू 3, अब ये हो जाएगा 2 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो ये n जो है 2 रेज टू n, 3 रेज टू n। समझ में आ रहा है? अब n का वैल्यू आप कितना भी लेते जाओ, कोई भी नेचुरल नंबर लेते जाओ, हाँ कोई भी नेचुरल नंबर, 2 ले लो, 5 ले लो, 1000 ले लो, 10,000 ले लो, तो ऑब्वियस है उसमें क्या आएगा? अगर मैंने 100 भी ले लिया तो 2 रेज टू 100, 3 रेज टू 100, हाँ या ना? अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि इसका पावर अगर मैं 10 ले लूंगा तो ये 60 हो जाएगा। 60 नहीं होता ना, 6 इंटू 10 नहीं होता ना, 6 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे मल्टीप्लाई होगा 10 टाइम्स। तो क्या आपको लगता है वो 0 से एंड होगा?
नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसमें प्राइम फैक्टर्स में क्या आना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही आना चाहिए। अब वो एक बार आए 1000 बार है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार तो 2 और 5 दोनों ही आना चाहिए। तो यहां पर देखो, अब मैं इसका कोई भी पावर इंक्रीज कर दूं, n का पावर कोई भी ले लूं, वो 2 और 3 ही बार बार आने वाला है ना। तो जब बार बार 2 और 3 आने वाला है तो यहां पर कहीं 0 बन सकता है नहीं, क्योंकि 5 है नहीं ना यहां पर। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? अब ये 2 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, आके आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, लेकिन उसके लास्ट में 0 नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर 5 नहीं है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? अब जैसे इसका भी, अगर मैं इसका पावर कितना भी ले लूं, n का पावर कितना भी ले लूं नेचुरल नंबर, तो 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि यहां 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 2 और 5 दोनों ही होना चाहिए। होप इट इज क्लियर? समझ में आ रहा है? तो 6 रेज टू n जो है कोई भी नेचुरल नंबर के लिए कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 into 3 है। एंड एज पर द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हमें पता है कि कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टर जो होता है वो यूनिक होता है। यस, तो यूनिक होता है तो इसका मतलब इसमें और कुछ तो ऐड होगा नहीं, चाहे आप पावर कितना भी ले लो। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इसमें 2 और 3 आएगा। यस और नो? अब पावर बढ़ाते जाओ तो 2 और 3 ही बढ़ते जाएगा, इसमें कुछ 5 तो ऐड होगा नहीं इसमें कहीं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं होगा। तो यहां पर पहला तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इसमें 2 और 3 ही रहेगा हमेशा इसके प्राइम फैक्टर में। दूसरा, कोई भी नंबर एंड जो 0 से होता है उसमें हमेशा 2 और 5 दोनों ही होता है, बट यहां सिर्फ 2 है, 5 तो नहीं है। तो यहां पर एज वी get that the prime factor of 6 raised to n, the prime factor of 6 raised to n is 2 raised to n into 3 raised to n, इसका प्राइम फैक्टर ये है। तो as we can see from the prime factorization that this factorization does not contain 5 as a prime factor. So if this prime factor does not contain 5 as a prime factor, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, या सिंपली आप बोल दो कि it does not contain 5 as a prime factor, therefore this number will never end with 0 for any value of n. Is it clear? And n is a natural number. Is it clear? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट होप समझ में आ गया? तो देखो, इसमें स्टेटमेंट ही सब कुछ लिखना है। तो कैसे लिखना है मैं आपको टेक्स्ट बुक में बता दे रहा हूँ। आपका एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4, और अगर आपके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो उसमें कौन सा पेज नंबर है, मतलब एक्सरसाइज 1.2 के पहले आपको दिख जाएगा वो। यहां पर देखो एक एग्जाम्पल दिया है। Consider the number 4 raised to n, where n is a natural number. Check whether for any value of n, 4 raised to n, n with 0, digit 0. तो जैसे यहाँ पर सोल्यूशन में दिया है ना, as it is आपको लिखना है सिर्फ 4 raised to n के जगह पे 6 raised to n। तो भी मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आपको स्टेटमेंट्स क्या क्या लिखना है। पहले तो आप लिखोगे 6 raised to n is 2 raised, पहले 6 raised to n is 2 into 3 raised to n, ऐसा लिखोगे। फिर that is nothing but 6 raised to n is 2 raised to n into 3 raised to n. So from this, the prime factorization of 6 raised to n is 2 raised to n and 3 raised to n. So as per the fundamental theorem of arithmetic, uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, that 6 raised to n will consider prime factor as only 2 and 3, not other than this. So as we know that for any number to end with 0, it should contain, statement आप ये लिख लीजिएगा, that any number to end with 0, that number should contain the prime factors as 2 and 5. It should contain 2 and 5 in its prime factorization. But as we know, as we come to know from the above statement, that 6 raised to n does not contain 5 as a prime factor. Therefore, this number will not be divisible by 5. So therefore, 6 raised to n can never end with 0. Hope it is clear? And आपको जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल में जो है जैसे स्टेटमेंट सारी दी है वैसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। Hope it is clear. If still you have any doubt इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखो, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता हूं चीजों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तक आपको नहीं समझे तब तक वो 10 एग्जाम्पल लो, 20 एग्जाम्पल लो, लेकिन आप एक बार समझ लो ना, उसके बाद आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए। जब तक वो फील नहीं होगा ना कि ये एक्चुअली क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तब तक आपको वो चीज कभी मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ना मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा, सॉल्व करने में मजा आएगा। यस, आप थोड़ा टाइम दीजिए, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो आप फटाफट धार धार कर लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 इज आपको कंपोजिट नंबर ये के ऊपर है। तो व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो वो खुद नंबर और 1 के अलावा भी उसके और भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, मतलब एटलीस्ट 3 तो होंगे ही, 2 प्राइम फैक्टर। जो प्राइम नंबर क्या होता है? व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर इज द नंबर जिसके फैक्टर्स वो खुद होता है और 1 होता है, तो वो हो गया प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर जो एज अ वो खुद तो एज अ फैक्टर होगा, 1 भी होगा, उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होंगे, चाहे वो 3 होंगे, चाहे 4 होंगे, कितने भी होंगे, बट एटलीस्ट वो खुद होगा, 1 होगा और उसके अलावा एक और मिनिमम तो होगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा? तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टर जो होता है वो खुद होता है, वो खुद के टेबल में तो जाता है और प्लस 1 के टेबल में जाता है, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होता है जो खुद एज अ फैक्टर तो होता ही है, 1 एज अ फैक्टर होता है, उसके अलावा भी और एक मिनिमम एक और फैक्टर होगा, उसके बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहां पर हमें दिया है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर। तो पहले तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि देखो ये एक सबको मिला के एक टर्म बन गया और ये हो गया, इनको स्प्लिट करने के ये प्लस साइन। तो अब देखो यहां पर ये जो ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 13। तो 13 हम बाहर ले लेते, तो यहां क्या बचा? 7 into 11, 13 बाहर आ गया तो इधर 1 बचा, प्लस 13 बाहर आ गया तो इधर क्या बचा? 1। तो ये आ गया 13 इंटू ये हो गया 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू ये आ गया 78। यस, तो अब 78 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 13। यस, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आएगा, तो आप यहां पर क्या मिलेगा? देखो 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये जो नंबर है ना, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में फाइनली अगर हम लेके आते हैं, तो देखिए ना यहाँ पर 2 एज अ प्राइम फैक्टर है, 3 एज अ प्राइम फैक्टर है, 13 स्क्वायर एज अ 13 एज अ प्राइम फैक्टर है। तो ऑब्वियस है कि वो खुद नंबर जो है वो तो फैक्टर होगा ही, 1 फैक्टर होगा, उसके अलावा और भी फैक्टर हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। इज इट क्लियर? देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पर सिर्फ वो नंबर और 1 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है, और भी प्राइम फैक्टर्स है। इज इट क्लियर? देयरफॉर द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है? ओके, अब जो नेक्स्ट इसमें ही सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो है 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो जैसे कि यहां पर देखो ये मल्टीप्लाई, इसको पूरे को एक टर्म कंसीडर कर लो, प्लस ये जो टर्म है, फिर इनमें कुछ कॉमन है। तो सेम यहां पर भी अगर आप देखोगे 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेने के बाद फिर आप उसको अंदर कैलकुलेशन जो भी होता है उसके बाद आप देखिए क्या उसके प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 7। ओके, होप इट इज क्लियर। तो seventh question is, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how minutes will they meet again at the starting point? Okay, तो जैसे कि यहाँ पर हमें सिचुएशन ये दिया है कि there is a one circular ground and this is a starting point. Suppose starting point रवि एंड सोनिया जो है, रवि जो है वो ये सर्कुलर जो ग्राउंड है उसका एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको 12 मिनट्स लग रहा है, और जो सोनिया है उसको 18 मिनट्स लग रहा है। सोनिया को 18 मिनट्स एंड इसको 12 मिनट्स, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में सपोज रनिंग करना स्टार्ट किया। अब हमें ये पूछा है कि दोनों ही अब सेम पॉइंट पे कब आपके मीट करेंगे। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन या तो एलसीएम पे बेस्ड होता है या तो एचसीएफ पे बेस्ड होता है। तो बहुत सारे हमें कंफ्यूजन ये होता है कि हमें यहाँ एलसीएम कैलकुलेट करना है कि एचसीएफ कैलकुलेट करना है। ये हम इसके ऊपर बहुत सारे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एलसीएम कहाँ कैलकुलेट करना है और एचसीएफ कहाँ कैलकुलेट करना है। मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ, ये कि आप ये ध्यान रखिए कि देखो यहाँ पर 2 नंबर्स है 18 और 12। अब देखो ये सिचुएशन आपको समझ में ये आ रहा है कि देखो अब रवि जो है वो एक राउंड यहाँ पर कंप्लीट करेगा 12 मिनट्स में,
लेकिन सोनिया 12 मिनट्स पे वहां पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि उसको एक कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स, तो वो 12 पे रवि यहां पहुंच गया, एक राउंड उसका कंप्लीट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, लेकिन सोनिया माइट भी यहां पर कहीं होगी। यस और नो? यस, उसको 18 मिनट्स। तो जो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 12, तो यहां पर आंसर 12 तो हो नहीं सकता, 12 के ऊपर ही होगा ना, क्योंकि 12 मिनट्स में तो मीट नहीं कर रहा है, 12 के बाद ही आगे कुछ सिचुएशन बनेगा। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आंसर नहीं हो सकता है। यस और नो? ना तो इससे स्मॉलर भी हो सकता है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना तो वो आंसर हो सकता है, ना तो उससे स्मॉलर हो सकता है। तो ऑब्वियस है यहाँ HCF हमें नहीं कैलकुलेट करना है, ये समझ जाओ, क्योंकि HCF जो होता है वो हमेशा या तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है या तो उससे स्मॉलर वैल्यू होता है। यस, कभी बड़ा वैल्यू नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? और तो यहां से हमें HCF तो नहीं कैलकुलेट करना, तो ऑब्वियस आपको यहां पर LCM कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये दिस इज वन ऑफ द ट्रिक जिससे आपको ये पता चल जाएगा सिचुएशन देख के कि यहां पर LCM कैलकुलेट करना है कि HCF कैलकुलेट करना है। तो ये सिचुएशन में हमें पता चल रहा है कि 12 मिनट्स तो आंसर नहीं हो सकता, ना तो उससे स्मॉलर हो सकता है। यस, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे उनको मीट करना है, तो ये तो 12 मिनट्स में आ जाएगा, लेकिन सोनिया तो आएगी नहीं वहां पर 12 मिनट्स पे, तो ऑब्वियस है कि 12 से ज्यादा ही लगने वाला है कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे हम जब वो मीट करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो आंसर नहीं हो सकता है, ना तो उससे स्मॉलर भी हो सकता है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर हमें HCF नहीं कैलकुलेट करना है। तो मैंने HCF और LCM के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको लास्ट सेशन जो था उसमें भी दिया था, मैं यहाँ पर भी दे दूंगा। तो अलग से मैं एक दो वीडियो सेशन जो है मैं LCM और HCF के ऊपर वापस कंडक्ट करूंगा, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ LCM कैलकुलेट करना है, कहाँ HCF कैलकुलेट करना है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, LCM। ये दोनों नंबर का अगर हम LCM कैलकुलेट कर ले तो हमें मिल जाएगा कि ये दोनों वापस वो पॉइंट पे कब आके मीट करेंगे। ओके, तो एक अगर हम ये चीज को विजुअलाइज करना चाहें तो देखो क्या होगा, ये रवि जो है वो 12 मिनट्स पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, फिर वापस कब आएगा, वापस 12 मिनट्स के बाद दैट इज 24 मिनट्स पे, एंड नेक्स्ट थर्ड जो है वो 36 पे, फोर्थ जो है वो 48 पे, एंड सो ऑन। एंड सोनिया जो है वो फर्स्ट राउंड उसका 18 पे कंप्लीट होगा, सेकेंड राउंड जो होगा वो 36 मिनट्स पे होगा। तो देखो, तो 36 मिनट्स पे दोनों ही आके मीट करेंगे। यस, क्योंकि 36 मिनट्स पे रवि जो है वो थर्ड राउंड अपना कंप्लीट कर चुका होगा और सोनिया का सेकेंड राउंड ही होगा, लेकिन दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट जब उन्होंने स्टार्ट किया था उसके बाद। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आप 18 और 12 का LCM निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो इसका LCM कैसे निकालना होप सभी को पता है, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। वापस हम एक बार चाहिए तो देख रहे हैं। देखो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 स्क्वायर इंटू 2 या 2 इंटू 3 स्क्वायर, एंड 12 की अगर हम बात करें तो इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। तो जब हम LCM लेते हैं तो LCM में प्राइम फैक्टर्स का मैंने आपको बताया था, तो प्राइम फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर होगा वो आपको लेना है। जैसे यहाँ पर प्राइम फैक्टर पहले तो 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, दैट इज 2 स्क्वायर, एंड 3 स्क्वायर एंड 3, तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 4 एंड दिस इज 9, सो इट इज 36। तो LCM क्या होगा, 36। सो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपको दोनों ही नंबर का LCM कैलकुलेट करना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें अलग अलग सिचुएशन दिया होगा, तो हमें वहां पर LCM कैलकुलेट करना है कि HCF कैलकुलेट करना है। तो आप बहुत से टाइम वो क्वेश्चन को रीड करके वो कंडीशन को विजुअलाइज करके आपको पता चल जाएगा कि LCM करना है कि HCF करना है। तो ये तब होगा जब आप बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस आपको LCM और HCF का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और मैं जैसे मैं आपको बताया कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप देखते समझ जाएंगे कि हाँ LCM करना है कि HCF करना है। जैसे मैं आपको बताया यहाँ पर 12 तो आंसर हो नहीं सकता, यस, तो अगर 12 नहीं हो सकता, ना तो 12 से कम हो सकता है, तो ऑब्वियस है HCF तो नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें HCF वाला यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पर LCM का आ जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय।